no one who is not a woman has any idea what it means to be a woman. मतलब मैं एज अ ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी, जब मैं अब सोसाइटी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक तरफ ये मांग हो रही है और दूसरी तरफ हमारा ढर्रा वैसा ही है या हम जेंडर सेंसिटिव नहीं हो रहे, जेंडर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहे। एक तो कि कंसेंट क्या है एक, और दूसरा कि लॉ के हिसाब से, लॉ की नज़र से कंसेंट क्या है। क्योंकि कोई चीज़ होती आई है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है, या क्योंकि कोई चीज़ कानून अलाउ करता है इसका ये मतलब नहीं है ये वो सही है। फेमिनिज्म एक तरीके का हो, वो इस डब्बे में फिट आ जाए, इस डब्बे के बाहर निकलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इस सब में हम औरतों की चुनने की एबिलिटी, फैसला लेना, उनसे खींच रहे हैं। मैं वो लाइन जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं इस फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ रहूँ, एक एलाई रहूँ और मैं उसको पेट्रनाइज ना कर रहा हूँ। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि मेरा फेमिनिज्म और दीपक का फेमिनिज्म दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है सोमशेखर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप, और ये है लल्लन टॉप का सबसे चहीता बच्चा, किताब वाला। यहाँ पर बच्चा और किताब वाला दोनों ही जेंडर न्यूट्रल है। आज की जो हमारी किताब है ये है इन द बॉडी ऑफ अ वुमन। आलिया वजीरी ने इस किताब को लिखा है, छापा है साइमन एंड शूस्टर इंडिया ने, और इसकी कीमत है 499 रुपए। आलिया के बारे में एक छोटा सा फौरी परिचय मैं करा दूं। ये दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर हैं प्रैक्टिसिंग, और इससे पहले ये यूएन विमेन, जो संयुक्त राष्ट्र की महिला शाखा है जो महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य से जुड़े काम करती है पूरे दुनिया भर में, उसके साथ जुड़ी रही हैं। और किताब वाला का फॉर्मेट आप लोगों को पता है, जो भी इसके दर्शक हैं लल्लन टॉप के। लेकिन हमारे जो इन हाउस किताब वाले हैं दीपक टिंगुरिया, उनकी ज़बान में अगर कहा जाए तो हम किताबों के आश्रय करते हैं किताब वालों से बातें, और आज की हमारी किताब वाली हैं आलिया वजीरी। शुक्रिया और बहुत स्वागत आपका यहाँ पर आने के लिए। बहुत शुक्रिया। बात मतलब मेरे लिए किताब पढ़ने का सबसे पहला वो होता है कि मेरा लालच होता है डेडिकेशन। तो मैं सबसे पहले आपके डेडिकेशन पर गया और आपका डेडिकेशन मैं पढ़ना चाहता हूँ। फॉर माई अब्बा द ओजी फेमिनिस्ट हु टॉट मी हाउ टू बी अ चैम्पियन। तो मैं मतलब ये कहने में कोई संशय नहीं है कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं जहाँ पर जेंडर रोल्स बचपन से ही डिफाइन हो जाते हैं, एंड इट गोज ऑन टू जेंडर पैरिटी और पे पैरिटी, सब चीज़ों पर जाता है। वो लड़ाई भी बहुत लंबी है। तो मैं सबसे पहले आपसे, किताब में हम लोग घुसे उससे पहले पूछना चाहता हूँ कि एक ओजी फेमिनिस्ट पिता कैसा होता है। तो आप यहाँ से मुझे आप बताइए। देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकती कि ओजी फेमिनिस्ट पिता कैसे हो सकता है। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मेरे ओजी फेमिनिस्ट पिता कैसे हैं। अब्बा, एक्चुअली आई टेल यू कि ये जो लिखा है मैंने चैम्पियंस का मतलब ये है, जब मैं छोटी थी अब्बा एक वकील थे और मैं रोज़ बस मिस करती थी जानबूझ के, और वो मुझे रोज़ स्कूल पहुंचाने जाते थे, जबकि वो वक्त वो यूज़ कर सकते थे अपनी फ़ाइल पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें कोर्ट में पहुंचना होता था। बट कोई बात नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और वो मुझे रास्ते में बोलते थे, बी अ चैम्पियन, टेल योर सेल्फ यू आर अ चैम्पियन, यू आर अ चैम्पियन। और जब से मतलब मैं काफ़ी बहुत ही फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो मेरे, तो वो जहन में बात जाके बैठ गई। क्या मतलब था, ऑफ कोर्स यू कांट एक्सपेक्ट कि इतनी छोटी बच्ची को क्या पता चलेगा कि चैम्पियन का क्या मतलब होता है। पर वो बात जाके कहीं ना कहीं इतना मेरी साइकी में बैठ गई, एम्बेड हो गई, कि मेरे लिए बहुत नेचुरल था जब कोई बोलता था ओ यूर एन ओवर अचीवर, क्योंकि मेरे अब्बा ने वो एक चीज़, एक नींव बना दी थी, चैम्पियन ही बनना है। और ओजी फेमिनिस्ट, ओजी का मतलब ओरिजिनल गैंगस्टर होता है, बट मैं फेमिनिस्ट इसलिए कहती हूँ, नॉट बिकॉज यू नो वो चाहते हैं कि लड़कियाँ पढ़ाई करें या अच्छी नौकरियाँ पाएँ, वेल पेइंग जॉब्स में हों, लेकिन मेरे अब्बा अम्मा ने कभी मुझसे, अक्सर है, मैं ये नहीं कह रही कि ये होता है या नहीं होता, मैं कह रही हूँ अक्सर ऐसा होता है कि आपको सिखाया जाता है, अच्छा ठीक है एक पॉइंट के बाद शादी हो जाएगी, फिर ज़िंदगी बदल जाएगी। अब्बा के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी है, अच्छा फिर वो ये काम करेगी, फिर वो ये करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगी।
उनका तो क्लियर है। उनके लिए काबिलियत और तरक्की दो पहलू नहीं है। हमारी काबिलियत हमारी तरक्की हमारी काबिलियत पे डिपेंड करती है। सो इट्स ऑलवेज बिन लाइक दैट। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि अच्छा ऐसी जॉब मत करो जिसमें तुम्हें रात को 11 बजे घर आना पड़े, ऐसी जॉब करो और 11 बजे तक रहो क्योंकि तुम सीखोगी, और अव्वल आओ क्लास में क्योंकि तुम में वो है। इसलिए मैं ये कहती हूँ ओजी फेमिनिस्ट। अरे बहुत, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग ओजी फेमिनिस्ट हों और पिता ऐसे हों। दूसरी बात, मैं किताब के टाइटल पे हम अभी घुसेंगे। आपने जो लिखा है और जिस तरीके के आपने अकाउंट्स दिए हैं एक लीगल पर्सपेक्टिव से कि समाज कितना आगे बढ़ा है या कितना पीछे है, दोनों साथ। लेकिन इन द बॉडी ऑफ अ वुमन, हिंदुस्तानी में इसका तर्जुमा हो सकता है एक औरत के शरीर में जी। लेकिन ये तर्जुमा उस भाव के साथ भी आता है कि एक औरत के शरीर में होने का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मुझे तर्जुमे से प्रॉब्लम है। मैं जब ये सोच रही थी, इसमें एक ऐसे है जिसका नाम है इन द बॉडी ऑफ अ मुस्लिम वुमन, जी। एंड मेरी पब्लिशर चाहती थी कि हम वो ही रखें। बट हम, आपको पता है जब हम एक चीज़ को लेबल लगा देते हैं तो वो हमेशा वैसी ही रह जाती है। अगर मैं कहती इन द बॉडी ऑफ अ मुस्लिम वुमन तो मैं अपनी आइडेंटिटी का एक शाखा बोल रही थी कि ये मेरी आइडेंटिटी की ये शाखा है, लेकिन ये बुक सिर्फ इसी के बारे में है और ये किताब सिर्फ इसी के बारे में नहीं है। इस किताब बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। लेकिन मुझे तर्जुमे से सच में प्रॉब्लम है कि उसका जो लिटरल तर्जुमा है कि एक औरत का शरीर, जो कभी कभी थोड़ा ऑब्सीन हो सकता है, बट मेरा मतलब था व्हाट इट मीन्स टू वॉक अराउंड ऑन दिस अर्थ इन द बॉडी ऑफ अ वुमन। एक औरत की शरीर, उसके जिस्म में रह के इस दुनिया घूमना, ये दुनिया महसूस करना, उसका क्या मतलब होता है? बताइए। मतलब मेरा सवाल यही है कि जब आप कहती हैं इन द बॉडी ऑफ अ वुमन, व्हाट आर यू स्पीकिंग पॉलिटिकली? Politically, I am saying no one who is not a woman has any idea what it means to be a woman, what it means to walk around in this earth in the body of a woman. And रोज़मर्रा की चीज़ें आप, मैं सोच रही थी कि मैं इंटरव्यू में थोड़ा लेट कहूँगी पर मैं अभी कह देती हूँ। आप किसी औरत से पूछ लीजिए, आपके ऑफिस में जो काम करती है, आपके घर में जो रहती है, आपकी दोस्तें जो हैं, चाहे दिन हो या सूरज ढलने के बाद, वो कितनी बार अपने पीछे मुड़ के देखती है अगर वो एक सड़क पे चल रही है। मैं देखती हूँ बहुत बार। कितनी बार उसने मेट्रो का एक विमेंस कंपार्टमेंट चूज किया है बिकॉज शी डज नॉट वांट टू बी ग्रोप्ड और असॉल्टेड। और चलिए ये तो खैर बड़ी चीज़ें हैं। लेक्चरस बिहेवियर सिर्फ असॉल्ट तक सीमित नहीं है। आप किसी को घूर के कुछ चीज़ें, अश्लील चीज़ें करके भी अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। अब आप ये तो चलिए बहुत हैवी डिस टॉपिक्स हो गए। कितनी बार आप चल रही हैं और साइड वाले नुक्कड़ वाले पान की दुकान पे लोग बैठ के सीटियां मार रहे हैं, या फिर ऑटो वाला भैया आपको सीरियसली नहीं ले रहा, या आप चाहते हैं वो कौन से रास्ते से जाएं और वो पता नहीं कौन से अंधेरे रास्ते से चले गए, या फिर वर्क प्लेस सेक्सिज्म, not harassment is again very big, but sexism. How many times has a woman been told आप सैंडविचेस का इंतज़ाम कर लीजिए, आप कॉफ़ी का इंतज़ाम कर लीजिए? क्या उस टेबल पे जिस पे हम अहम मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, चाहे कोई भी एनी फील्ड हो, पर उसको जॉब दिया जाएगा या उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सैंडविचेस और खाने का इंतज़ाम आप कर लीजिए? क्योंकि हमारे जहन में कुछ इनग्रेन्ड सोसाइटल रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, कि एक औरत एक केयर गिवर के रोल में ही ठीक लगती है और एक आदमी एक पोजीशन ऑफ पावर के रोल में ही समझ आता है। राइट। तो वो सड़क पर चलने से लेकर ऑफिस के स्पेसेस में जिस तरीके का होता है, वो इसी बारे में ये किताब है और आगे भी ये किताब इसी बारे में कहती है। सबसे अच्छी बात मुझे एक चीज़ लगी कि आपने नोट्स दिए हैं। मतलब इन्होंने अपनी किताब में जो भी रेफरेंसेस दिए हैं, चाहे वो किसी जजमेंट का हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, वहाँ पर एक छोटा सा वो नंबर है और आप पीछे जाकर उसी चैप्टर के अंत में देख सकते हैं कि उस बारे में क्या फुटनोट्स।
जिसको कहते हैं, लेकिन मतलब लोग क्या करते हैं कि वो किताब के ही मतलब उसी पेज के जी, नीचे डाल जी, देते हैं, जी। पर वो ऐसे का फ्लो खराब कर देता है। कई बार वो फुटनोट्स बहुत क्योंकि बड़े हो आपको जाते हैं। तोड़ अपना लाइन ऑफ थॉट तोड़ के हाँ, नीचे जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप जैसे बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ तो मुझे पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, तो आप पीछे जाके देख लेते हैं कि अच्छा ये इन्होंने कहा था और ये यहाँ पे इसको रेफर कर रही हैं। तो मैं तीसरा सवाल पहले एक और लिखावट पे मैं आपकी पूछ लूं। मैंने सोचा था ये भी, क्योंकि आपने फर्मा अपना तोड़ दिया कि आप बाद में पूछना तो मैं भी पहले बाद में पूछने वाला था ये, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ। एक लिखावट में मैंने ये चीज़ नोटिस की, मोस्टली जितनी मैंने अंग्रेजी की किताबें पढ़ी हैं उसमें अंग्रेजी जो मैं समझ पाया हूँ उसमें ऐसा है कि अंग्रेजी में लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और लंबे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जी। और हिंदी का ये प्रचलन होता है कि छोटे वाक्य, सरल वाक्य। लेकिन आपकी इंग्लिश में हिंदी है मतलब if I have to put it- हिंदुस्तानी है। हाँ, हिंदुस्तानी है, राइट। तो ये छोटे, चूंकि और मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लेखकों के खानदान से आती हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये कॉन्शियस चॉइस थी कि आई विल नॉट राइट दिस वे, या फिर मैं ऐसे लिखूंगी, या जैसा लिखता गया। मैं एक किताबी कीड़ा हूँ, जो आई थिंक हम सब हैं यहाँ पे। मेरी सबसे पसंदीदा ऑथर है सैली रूनी। आपने सुना होगा शायद। शी हैज़ रिटन दिस ब्यूटिफुल पावरफुल बुक ऑन इंटिमेसी एंड just interpersonal relationships called normal people. उनकी ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत ही ऐसी ऑथर हैं जो पहले कभी कुछ ऐसा कह रही हैं जो पहले कभी कुछ कहा नहीं है, पर उनका राइटिंग स्टाइल, आई सैट डाउन एंड आई क्राइड। मैं बैठी और मैं रोने लगी। जब आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपकी जो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, बट इसेंशली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब आप लंबे और एक डायडैक्टिक फॉर्म में चीज़ें पढ़ते हैं तो वो आर्डुअस, स्ट्रेनुअस लगता है। लेकिन सैली रूनी का जो लिखने का स्टाइल है, एंड द रीज़न शी इज़ माई फेवरेट ऑथर, इज़ पढ़ना जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं या आप किसी की बातें सुन रहे हैं। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, वो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आता गया। ओके, जैसे रज़ा साहब लिखते हैं। जी। अच्छा, अब हम मतलब किताब में उतरे तो आपका पहला ऐसे जो है वो निर्भया पर है, और वो ऐसे मैंने पहले कहीं मतलब किसी वेबसाइट वगैरह पर मेरा ख्याल पढ़ रखा था। क्या वो पहले कहीं छपा था? अच्छा, नहीं छपा था, तो मतलब आई गेस फेसबुक पे, या मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 10 years ऑफ वेयर वी स्टैंड पढ़ रखा है। अब मतलब हम उस घटना ने देश को झंझोड़ा, लोग सड़कों पर दिखे पहली बार महिलाओं के अधिकारों के लिए, और वो भी एक बहुत मेजर क्राइम, मतलब सबको अंदर से लगा कि यार ये तो किसी के साथ भी घट सकता है। उस घटना से लेकर आज हम समाज के तौर पर हमारा कानून किस स्टेज पर खड़ा है? मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, और जैसा आपने अपनी किताब में लिखा है कि पेनिट्रेशन और इन सब चीज़ों की टेक्निकल परिभाषाएं जो हैं वो और थोड़ी स्पष्ट हो गई, लेकिन आज भी हमारे कानून में, और आपने कई बार इसको मेंशन किया है कि हमारे कानून में अभी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वो बिंब हैं जो इसको खड़ा कर पाएंगे, इस कानूनी प्रक्रिया को, कि वो लॉ प्रिंसिपल से ज़मीन तक आए। तो आपको क्या आप देखती हैं इसके पैटर्न को? देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, और इंडिया में पूछ रहे हैं, नॉर्वे में नहीं पूछ रहे, स्वीडन में नहीं पूछ रहे, या ऑस्ट्रेलिया में नहीं पूछ रहे। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि निर्भया एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने हमें दहला के रख दिया। ऐसा नहीं है दैट आई मीन दिल्ली इज़ कॉल्ड द रेप कैपिटल। चाहे हम कितने भी दिल्ली वासी हों और हमारे दिल दिल्ली के लिए धड़कता है, लेकिन वाकया ये सच है कि स्टैटिस्टिक्स को अगर आप देखेंगे, हमारा बहुत बुरा हाल है। और स्टैटिस्टिक्स अगर इतना बुरा हाल है, सोचिए जो रिपोर्ट नहीं हो रहा है कितना बुरा हाल होगा। क्योंकि हम एक ऐसा वाकया देख चुके हैं जिसमें इतनी हैवानियत से एक ऐसी घटना घटी। एंड सोचिए अगर जो आउटरेज उसके बाद हुआ वो ना हुआ होता,
तो क्या होता। तो जिस टाइम पीरियड में वो लीगल ट्रायल समाप्त किया गया, उन्हें पनिशमेंट मिली, फिर उसके बाद कई साल बाद उन्होंने अभी वेरी रिसेंटली अपनी एक मर्सी पिटिशन फाइल की, एंड देन इवेंचुअली दे वर हैंग्ड टू डेथ। अब आप ये सोचिए कि अगर ये ना हुआ होता, जो चेंजेस हमने देखे हैं जो वैसे ही काफ़ी नहीं है, अगर वो ना होते तो हम कहाँ होते। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरी बात है कि देखिए बहुत चीज़ें हुई हैं, जैसा आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनी है, अब हमारे पास रेप डिटेक्शन किट्स हैं जो ट्रायल कोर्ट में बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत आसानी से यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक जगह मैंने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपने ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें तो कर दी, बट इस स्ट्रक्चर को संभालने के लिए जो नीचे पिलर्स होते हैं उन्हें तो मजबूत करना पड़ेगा। जैसे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हमारे पास इस वक्त दिल्ली में 2 हैं या 3 हैं, और उसमें से एक काम नहीं करती। जो रोहिणी वाली है वो काम करती है। अब आप देखिए कितने केसेस हैं, उन सब में आपको MLC जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है वो आपको भेजना है, वो FSL से आएगा। अब इसमें कितना टाइम लग जाता है, वो सैंपल्स सड़ जाते हैं, दो सैंपल्स कैन नॉट बी यूज्ड। नाउ यू हैव मेड दीज बिग प्रॉमिसेस, द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, एंड कोई भी सरकार हो, आपने प्रॉमिसेस कर दिए, या फिर आप कह रहे हैं कि चलिए लेट्स गिव डेथ पेनल्टी टू रेपिस्ट्स। अब इसमें आप ये नहीं सोच रहे कि व्हाट इफ देयर इज अ रॉन्गफुल कन्विक्शन, फिर क्या करेंगे आप। प्रोसिक्यूशन एविडेंस जमा करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। कोई ऐसी बच्ची है जिसने अपने माँ बाप को 4 दिन बाद बताया, या 1 हफ्ते बाद बताया, या 1 महीने बाद बताया, कोई मेडिकल सैंपल उस वक्त कलेक्ट नहीं हो सकता, या वो आदमी भाग गया, आप एविडेंस कैसे जोड़ेंगे। सो छोटी छोटी चीज़ें हमने ओवरलुक कर दी हैं, और हमने बड़े बड़े वादे कर दिए कि इतने पैसे हम डाल रहे हैं विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में। कितना मुश्किल है एक विक्टिम को, वैसे इस वक्त अलाउड है बाय लॉ, जब केस बिफोर ट्रायल स्टेज पे है, एंड आफ्टर ए कन्विक्शन हैज़ बिन रीच्ड, इन 2 स्टेजेस पे उसे कॉम्पनसेशन मिलनी है। क्या ये कॉम्पनसेशन मिल रही है? कितनी प्रतिशत मिल रही है? पूरी तरह से उस तक पहुंच रही है? कितना, हमको पता है एक सिस्टम में से पैसे निकलवाना कितना मुश्किल है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, पेपर साइन करवाना, पासपोर्ट निकलवाना इतना मुश्किल है, यहाँ पे पैसे और एक भारी रकम निकलवाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो FSL लेबोरेटरी, और हमें और FSL लेबोरेटरीज चाहिए, हमें और स्टाफ चाहिए, हमें सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या फिर हाउ डू वी मेक आवर प्रोसिक्यूशन केसेस स्ट्रॉन्गर। You have to have a gender sensitization curriculum at the lowest level for police personnel, क्योंकि evidence वो इकट्ठा कर रहे हैं, investigation वो कर रहे हैं। Then for judges, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जजेस रिमार्क्स दे देते हैं, और ये अब की बात नहीं है, मथुरा तुकाराम के टाइम से जो इनफेमस मथुरा रेप केस था जिसका नाम तुकाराम है, उससे अब तक अभी भी अक्सर होता है, यू से थिंग्स इन इंग्लिश जजमेंट से शी वाज हैबिचुएटेड टू सेक्स। ना दीज थिंग्स कैन नॉट गो ऑन इफ यू वांट टू हैव अ जेंडर रिस्पॉन्सिव सिस्टम। हमें एज अ सिस्टम अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। इसमें मैं चूँकि आपने ये बात कही, तो उसमें आपने एक चीज़ कही कि अभी डेथ पेनल्टी का बहुत ज़ोर चलता है। एक पॉपुलर डिमांड होती है कि लटका दो। तो मेरे को, मतलब मैं एज अ ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी, जब मैं अब सोसाइटी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक तरफ ये मांग हो रही है, और दूसरी तरफ हमारा ढर्रा वैसा ही है, या हम जेंडर सेंसिटिव नहीं हो रहे, जेंडर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहे। तो ये जो डाइकॉटमी है कि एक तरफ तो हम मांग कर रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, जैसा कि आपने कहा कि बड़े वादे कर दो, और दूसरी तरफ हम अपनी आदतें नहीं बदल रहे हैं, तो समाज यहाँ कैसे लैग कर जाता है। क्योंकि आपने कई बार अपनी किताब में लिखा है कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारे समय का जो भी
जो हमारी परछाई है वही लॉ है। वो लॉ है कि हमें कितने लॉ, मतलब हमें कैसा लॉ चाहिए, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसके लिए नियम और कायदे बने। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर ये सोसाइटी भूल कैसे जा रही है? यही सोसाइटी जो एकदम आउटरेज हो जाती है रोज जब घटनाएं देखती है, और जब तक वो नेशनल हेडलाइंस नहीं बन जाती, या तो वो सोसाइटी कैसे भूल जाती है कि यार ठीक है। हमने इतनी घटनाएं देखी हैं, मैं नाम गिन सकती हूँ पर मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, ग्रूसम, बहुत ही दहला देने वाली। और मैंने एक ऐसे में लिखा था, हमारा जो आउटरीच है वो बहुत जल्दी चला जाता है, वो एक कैंडल की तरह, लॉ की तरह बुझ जाता है, बस वो जगह नहीं रहता। हमें एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ गई है। हम कुछ दिन के लिए नाराज होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं। और आई विश मेरे पास कोई जवाब होता, बट आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दिस एंड आई हैव सीन दिस ग्रोइंग अप। आपने उसमें एक जगह लिखा भी है कि पता नहीं कब ऐसा हो गया कि ये एक एक्ट ऑफ फोर्स से एक एक्ट ऑफ पावर बन गया हमारी आंख के सामने, मतलब रेप जैसी चीज। बट आई थिंक दिस हैज ऑलवेज बीन it will always be an act of force, but it is, I think, sociologists and in general people who observe society, not necessarily with a label, rape is a question of power. It's a question of assertion. तुम कुछ हो ही नहीं, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, एंड तुम हो मेरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इट हैज बीन एंड इट विल रिमेन अ क्वेश्चन ऑफ पावर। राइट। आपकी जो दूसरा लेख है आपकी किताब में, कि क्या भारत को आप कंसेंट की एक अफर्मेटिव डेफिनेशन, मतलब कि एक स्वीकार्य या ज्यादा स्पष्ट डेफिनेशन पर आना चाहिए क्या, ये आप एक सवाल उठा रहे हो, और आप फिर निर्भया और उसके बाद के बहुत सारे केसेस को एनालाइज करते हो कि किसमें कंसेंट स्पष्ट हो रहा है कि कंसेंट क्या है। तो मैं आपसे दो सवाल हैं, एक तो कि कंसेंट क्या है एक, और दूसरा कि लॉ के हिसाब से, लॉ की नज़र से कंसेंट क्या है। बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन ये ऐसे सबसे मेरे दिल के करीब है। देखिए, लॉ कंसेंट को नेगेटिव टर्म्स में समझता है। इसमें मैंने एक जगह लिखा है नीति नीति, एक संस्कृत का वर्ड है। मैं फिलॉसफी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। नीति नीति का मतलब होता है नाइदर दिस नॉर दैट, ना तो ये ना तो ये। मुझे लगता है जो कंसेंट की डेफिनेशन इस वक्त है वो ना तो ये है ना तो वो है। वो कह रहा है कंसेंट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये तो हम समझ गए कि अंडर फोर्स नहीं है, अंडर ड्यूरेस, अंडर कोअर्जन। पर कंसेंट है क्या, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये हम कैसे समझें? एज यूजुअल वी गो टू जज मेड लॉ, जो हम समझते हैं स्टैट्यूटरी लॉ और जज मेड लॉ, जो केसेस के द्वारा निकल के आता है। अब उसमें भी ऐसे ऐसे जजमेंट्स है, कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट्स हैं जिसमें लिखा गया है कंसेंट ये है, कंसेंट वो है। जब आप अपने जहन में एक एक्टिव एक्सरसाइज ले रहे हैं, जब आप फुल्ली कॉन्शियस हैं, जब आप साउंड माइंड के हैं। लॉ में एक साउंड और अनसाउंड माइंड का बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। पर एट द सेम टाइम जजमेंट्स एक दूसरे को ओवररूल करते रहते हैं। अगर लेटेस्ट जजमेंट है, या फिर एक बड़ी बेंच ने दिया है, या तो सिंगल जज ने दिया है, डिवीजन बेंच ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है। अभी जो रीसेंट जजमेंट है जो मेरे दिमाग में जाके कीड़े की तरह बैठ गया है, वो एक्चुअली रीसेंट तो अब रहा भी नहीं, अब तो कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता, जो फारूकी जजमेंट है। वो आई थिंक जैसे निर्भया वॉज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर आर एंटी रेप लॉज, आई थिंक फारूकी वॉज अ वाटरशेड मोमेंट, अ टर्निंग पॉइंट फॉर कंसेंट लॉज। वो इतना फैला हुआ मैटर था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को
क्योंकि वो रेफरेंस नहीं समझ पाएंगे, तो घटना एक बेसिक और वो जो फीएबल नो और यस वाली बात है वो एक बार आप बताते हुए चलें ताकि। देखिए अक्सर जजमेंट्स के बारे में कोई एक व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कोर्ट के हिसाब से बिल्कुल इनोसेंट हैं, तो उनका नाम लेना तो सही नहीं होगा। घटना का समय और क्या जजमेंट? एक लड़की थी, वो एक फुलब्राइट स्कॉलर थी, इस देश की नहीं थी, विदेशी थी। वो यहाँ आई किसी काम पे और वो एक लड़के से, एक आदमी से मिली और वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। पर वो आदमी शादीशुदा था, उसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी। इससे पहले उनके बीच में कुछ संबंध हो चुके थे जो बिल्कुल कंसेंशुअल थे, दोनों की मर्जी से थे। एक दिन वो जो आदमी था, वो जो काफ़ी मशहूर आदमी था, वो काफ़ी पिए हुए हालत में था एंड उसने ज़बरदस्ती करी उस लड़की के साथ। पर क्योंकि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो दोस्त थे, उसने वो होने दिया, उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। और फिर उसके बाद उसने एक ईमेल लिखा उस आदमी को, उस लड़की ने, कि जो हुआ वो सही नहीं था एंड आपने एक हद पार कर दी। कोर्ट ने ये समझा कि क्योंकि वो लोग एक दूसरे को जानते थे, ना सिर्फ जानते थे, अच्छे मित्र थे, और दोनों के बीच में ऐसे संबंध पहले हो चुके थे, तो शायद वो लड़की की मर्जी से था। और क्यों उसने उस वक्त ना नहीं कहा, ये जो हम अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, हिंदी फिल्म सिनेमा में, कि ना कहा कि नहीं, और कहा तो कितने जोर से कहा, कितनी, क्योंकि वो एक शब्द इस्तेमाल होता है फीएबल नो। फीबल नो मतलब हल्का फुल्का नो। कि वो हाँ भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है। तो जो उस जजमेंट की लैंग्वेज है, वो मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगी, फिर उसका हिंदी में तर्जुमा कर दूंगी। इंग्लिश में है, अ फीबल नो मे मीन्स अ यस, could mean a yes or means a yes। इधर उधर हल्का फुल्का नो हाँ भी हो सकता है। ये सबसे पेचीदा, सबसे प्रॉब्लमेटिक बात है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात मैंने शायद कुछ सुनी ही नहीं है। एंड हाउ कैन अ नो मीन अ यस? अ नो इज अ नो। नहीं, वो शाहरुख खान के गाने में कह दिया था ना कि मान नहीं रही, वो जोश फिल्म में एक गाना था कि मान नहीं रही है, लेकिन एक दिन वो उसकी ना में ही हाँ है। हमारी सोसाइटी ने ये ना में हाँ का जो मुद्दा अपने हमारी, आई डोंट नो कि क्योंकि फिल्म सिनेमा भी हमारी एक परछाई है, बिल्कुल और अंडरस्टैंडिंग हमसे ही तो निकल के आता है। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं इसलिए तो दिखा रहे हैं, या क्योंकि ऐसे वाकया हो रहे हैं तभी तो वो बॉलीवुड में दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो हमने इतने सालों से अपने आप के अंदर इनग्रेन कर लिया है कि उसकी ना में उसकी हाँ है। अरे नहीं भाई, मेरी हाँ में मेरी ना नहीं है। किसी भी लड़की से पूछ लो, वो यही बोलेगी। हाँ मतलब हाँ और ना। तो आप यही कह रही हैं कि ये ज्यादा स्पष्ट डेफिनेशन होनी चाहिए कंसेंट की, कि हाँ मतलब क्या। सबसे पहले तो आपको ये अपने जहन से निकालना पड़ेगा कि हल्का फुल्का ना हाँ है। ये हल्का फुल्का ना हाँ क्यों? अगर मुझे हाँ बोलना हो तो मैं हाँ ही बोल दूंगी ना, और अगर ना बोलना है तो मेरा मतलब ना है। अब उस वक्त एक आदमी जो मुझसे ज्यादा वजन है उसका, या वो ज्यादा पावरफुल है, या मुझे डर लग रहा है उससे, तो मैं हाँ नहीं बोलूं या नहीं बोलूं। अब इसमें आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उसका हल्का फुल्का नो था, लेकिन मुझे पता है उसका मतलब हाँ था? कितनी बेवकूफी की बात है, जाहिलों की बात है ये। अब क्या कर सकते हैं, सोसाइटी ऐसी है और फिर गाने भी ऐसे हैं, तो सबके जहन में जा, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जहन हर बहुत समय से चल रहा है कि इशारे में लड़की थोड़ी हाँ बोलेगी। एग्जैक्टली। हाँ, लड़की को तो बुलवाना बोलना ही उसका ना है, पर ना थोड़ी है। इट्स रिडिकुलस। एक और गंभीर सवाल, मतलब आपकी किताब, इनकी किताब ऐसा लग नहीं रहा कि हमारे बिल्कुल मेरी किताब गंभीर है। नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी इशू है और इस पे अभी बहस चल रही है, मैरिटल रेप को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपने एक ऐसे, मतलब सुनवाई हुई, स्प्लिट वर्डिक्ट आया और हम लोग उसका करंट स्टेटस जानते हैं, लेकिन आपने ऐसे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है। द स्टेट क्लेम्स एंड एन अनसेड इंटरेस्ट इन परमिटिंग मैरिटल रेप। मैरिज इज, और बीच में कुछ है और मैं पैराफ्रेज ही इसको कर रहा हूँ, मैरिज इज डीम्ड एज अ लाइसेंस ऑफ सॉर्ट्स टू कमिट एन एक्ट दैट वुड in the absence of marriage be considered a crime।
यहाँ पर जो आप स्टेट को कॉल आउट करते हो मैरिटल रेप के केस में, ये मुझे समझना है, क्योंकि मतलब एक पाठक के तौर पर मेरी दिलचस्पी ये थी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार पढ़े इस पर जब इसके बारे में लिखा जा रहा था। और ये मतलब इवन कंसेंट एक बहुत बड़ा इशू है मैरिटल रेप में, कि एक मैरिज के बाद मैरिज इज़ अ कंसेंट, एक ये भी तर्क आया उड़ के। हाँ, तो आप जब स्टेट को कटघरे में लाते हो तो उसका क्या मतलब, मेरे को वो समझ। देखिए, इन लॉ कानून में एक चीज़ होती है कि ये सब हम अलाउ कर देंगे, पर यहाँ हम लाइन खींच लेंगे इसके आगे, क्योंकि इसके आगे स्टेट इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। मैं 2 इंस्टेंसेस दूंगी। दिस हैपेंस इन रिप्रोडक्टिव केयर विच इज़ अबॉर्शन केयर, कि स्टेट का एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उस अनबॉर्न बच्चे को बचाने का। द सेकेंड आई थिंक इज मैरिटल रेप। अगर आप इंडियन पीनल कोड खोल के देखें, उसमें जो सेक्शन 376 है, जो डिफाइनिंग सेक्शन ऑफ रेप इज दिस 6 सब सेक्शंस है। ये एक्सेप्शन में लिखा है, एक मैं पैराफ्रेज करके बोल रही हूँ, एक्सेप्शन टू दैट इज सेक्स कमिटेड बाय अ मैन विद हिज वाइफ इज नॉट रेप। एक आदमी जब अपनी बीवी के साथ यौन संबंध बनाता है उसकी मर्जी के खिलाफ, वो बलात्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि द स्टेट नॉट, एंड आई डोंट मीन सरकारें तो बदलती रहती हैं, मेरा मतलब है स्टेट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे। जो स्टेट है उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको एक दिलचस्पी है ये होने देने में, जो हो रहा है उसको होने देने में। समटाइम्स द स्टेट सेज कि ये चीज़ मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो हमेशा से होता आया है, ये तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ये तो हमारे समाज का हिस्सा है। अगर ये मैं निकाल लूँ तो लोग तो उत्तेजित हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ होती आई है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है, या क्योंकि कोई चीज़ कानून अलाउ करता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। ये चीज़ मुझे लॉ स्कूल में बैठ के समझनी पड़ी कि जस्ट बिकॉज द लॉ अलाउज यू टू डू इट, that does not mean that it is correct or that it is not wrong ethically, morally, in more than one ways. तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। नहीं, ये इतनी गुस्से वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है ना। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा मैं इसको वापस खींच रहा हूँ अपने आप को वहाँ से। भारत में ऐसे और कौन से कानून हैं जो आप, मतलब जो लगता है कि आधी आबादी के लिए भेदभावपूर्ण है, मतलब ये लॉ क्यों है, ऐसा क्यों लगता, कब लगता है? देखिए, किन कानूनों को ऐसे, जो भी आपको ऐसे मोटे तौर पर याद है आपको, वैसे कौन से कानून ऐसे हैं जिनको आपको, मतलब जो होते हुए जैसे, मतलब इन देयर बीइंग आर डिस्क्रिमिनेटरी? ये मेरी दूसरी किताब का मौजू है। देखिए, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। प्रॉपर्टी लॉ, एक बेटे को और एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा उसमें बहुत अंतर है, लेकिन हमारे प्रॉपर्टी लॉज हमारे रिलीजियस लॉज पे डिपेंड करते हैं। द डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इज अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑफ कोर्स डिफरेंट फॉर क्रिश्चियंस, बट सिख, जैन, ये सब हिंदू लॉ के अंदर आ जाते हैं। according to the law they follow the law that is in Hindu property law. बट मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मेरे अब्बा की 2 बेटियाँ हैं और हम दोनों को जितना हिस्सा मिलेगा वो आधा है एज़ कम्पेयर टू एक भांजे का। अब इसमें क्या लॉजिक है, काश मैं अभी बता सकती, पर उसके लिए आपको मेरी दूसरी किताब का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा मौजू है जिस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, लिखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ग्लेरिंग चीज़ है हमारे लॉज में।
अभी आप देख लीजिए, कुछ साल पहले 2016 में कर्ता जजमेंट आया है। जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उसका जो हेड होता है उसे कर्ता कहते हैं। कुछ साल पहले तक 2005 या 2006, 2000 आई थिंक 2005 का एक अमेंडमेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि औरतें भी कर्ता हो सकती हैं, लेकिन वो किसी ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। 2016 में जजमेंट आया है कि बेटियां एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कर्ता बन सकती हैं, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया है। इससे पहले तक आप सोचिए, 2016 से पहले तक एक बेटी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एक यूनिट है उसे हेड नहीं कर सकती, और कर्ता के साथ बहुत सारे नॉट जस्ट पावर बट ग्रेट बेनिफिट्स कम विद इट। You can hold a bank account in a certain name, and you can take over property matters. ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। इस जजमेंट के बाद सोचिए कितनी बेटियों के लिए चीज़ें बदल गई, पर हमें 2016 तक लगा यहाँ पहुँचने तक। राइट। मैं आपकी किताब से अब थोड़ा सा बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए मुझे लगता है। अभी हम लोग जो अभी का डिस्कोर्स हम देखते हैं जेंडर को लेकर, और स्पेशली फेमिनिज्म को जिस तरह लोग परसीव करते हैं, अब उसके दो फाड़ कर दिए गए हैं। तो एक फेमिनिज्म है जो पितृसत्तात्मक समाज चाहता है, उसको वो नाम देता है, मतलब ये एक वेग तज़किरा हो सकता है, लेकिन ये मेरा है कि वो उसको नाम देता है महिला सशक्तिकरण का, कि सेना में जाओ, पुलिस में जाओ, ऐसे नाम बनाओ, पर इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगा के मेकअप मत करो, वो उसको बर्दाश्त नहीं है। ठीक, कितना ज़रूरी है ये दोनों का पैरेलली चलना, मतलब और ये जो ज़बरदस्ती की एक द्वैत सामने खड़ा कर जाता है कि एक ये है और एक ये है, आप चुनिए कौन सा वाला अच्छा है, और हम तो इस वाले के साथ हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, यहीं काम करती है कलीग, सोनल, वो कहती है कि लोगों को, समाज को दाल में नमक जितना फेमिनिज्म चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कितना जायज़ है, और ये इस डाइकोटमी का साथ, मतलब साथ में इन दोनों का रहना, कि जो महिला करना चाहे वो करे, जैसे कि एक पुरुष करता है। उसको तो वो नहीं बताया जाता कि तुम तभी ज़्यादा समाज के काम आ रहे हो जब तुम इन चीज़ों में जा रहे हो और इन चीज़ों में नहीं जा रहे हो। तो ये आप इसको कैसे, आप जब ऑब्जर्व करती हैं कि यार ये क्यों क्रिएट किया जा रहा है? आपने अपने सवाल का जवाब अपने खुद ही दे दिया है। हम चाहते हैं कि फेमिनिज्म एक तरीके का हो, वो इस डब्बे में फिट आ जाए। इस डब्बे के बाहर निकलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इस सब में हम औरतों के चुनने की एबिलिटी, फैसला लेना, उनसे खींच रहे हैं। अगर तुम, ये मुझसे कहा जाता है, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बी टेकन सीरियसली एज अ लॉयर, मेकअप मत लगाओ, बिंदी मत लगाओ। एक व्यक्ति हैं जो एक पोजीशन ऑफ पावर में है, बहुत बड़ी पोजीशन ऑफ पावर में है, काश मैं बता सकती कितनी बड़ी, स्पेशली मेरे प्रोफेशन के लिए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक दिन उन्हें इनवाइट करने गई अपनी बुक लॉन्च के लिए, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बैठी हूँ उनके ऑफिस में, उन्होंने मेरी तरफ देखा, इनवाइट देखा, आज काजल ज़्यादा नहीं हो गया? और मुझे इतना बुरा लगा, आई कांट। मैंने एक किताब लिखी है यार, मैंने मतलब मैं लॉ स्कूल गई थी, मैं अव्वल दर्जा मैंने हासिल किया है, टॉप किया मैंने टैक्स लॉ, और मुझे सच में घर जाके इतना बुरा लगा। मैंने अब्बा से बोला, अब्बा कल से मैं काजल नहीं लगाऊंगी। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब तक एक नीचे दर्जे पे लाके आपको रख दिया जाए और बोले ये फेमिनिज्म है, बस इससे ऊपर नहीं उठना चाहिए। यू आर टेकिंग अवे द एबिलिटी टू चूज। मैं क्या करना चाहती हूँ, कैसे करना चाहती हूँ, कब करना चाहती हूँ, वो जब आप मुझसे छीन रहे हैं, वो आप चाहते हैं। ये है आपकी फेमिनिज्म की डेफिनेशन। आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेमिनिज्म की डेफिनेशन पे चलती रहूं, क्योंकि वो डब्बा जब फट जाएगा और उस डब्बे में से कुछ चीज़ें निकल के आ जाएंगी तो रायता फैल जाएगा। It is at the end of the day, it's a question of what we as men are allowing you to do.
हम आदमी, हम मर्द आपको ये करने की छूट दे रहे हैं, आप कर लो, इतना जीन्स पहन लो, काम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन घर आके खाना जरूर बना देना। सुबह ब्रेकफास्ट पे मुझे चाय मिल जानी चाहिए, शाम का नाश्ता मिल जाना चाहिए। ये सब चीजें कि हमने आपको छूट दे दी है, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। ये है इंडियन फेमिनिज्म का हाल। अच्छा, आपने तो कि फ़लसफ़ा पढ़ा है ग्रेजुएशन में, फ़िलॉसफ़ी, तो मैं मतलब एग्जिस्टेंशियलिज़्म भी पढ़ा होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर क्यों ये किताब लिखी? क्यों आप निराश हैं हमारे समाज से? नहीं, आशावादी होंगी आप, लेकिन अभी का जो हताश है, मैं कहता हूँ, क्यों? आपने इससे पहले, मैं इसलिए इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने यूएन में भी जेंडर, मतलब आप जेंडर को लेके बहुत सजग रहीं शुरू से ही। क्यों आपको ये इंटरेस्ट करता है ये टॉपिक? देखिए, ऑनेस्टली मैं इससे ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकती, पर सच यही है कि अगर मैं यूएन विमेन के अलावा यूनिसेफ के बारे में यूनिसेफ के लिए काम करती तो मैं बच्चों के राइट्स पे लिख रही होती। अगर मैं यूएनएचसीआर में काम कर रही होती तो मैं रेफ्यूजी लॉ पे लिख रही होती। देखिए, हूँ तो मैं वकील, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कैंसर के बारे में तो बात कर नहीं सकती, मैं करूँगी तो कानून के बारे में ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सारी दिलचस्पी, मेरी पहली जो नौकरी थी वो यूएन के साथ थी, तो मेरी सारी दिलचस्पी मेरे काम से आती है। एक दिलचस्पी थी, उसमें किसी ने आके बस थोड़ी सी आग लगा दी। पर प्रॉपर्टी लॉ जो अगली चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मुझे दिलचस्पी बहुत है। तो मैं निराश क्यों हूँ? देखिए, आप किसी भी औरत से पूछ लीजिए, आपके ऑफिस में, आपके घर पे, निराश हम सब हैं। लेकिन नाउम्मीदी नहीं हो सकते। हेल्पलेस होना, मतलब होपलेस होना ज़्यादा दुखी करता है कि कभी सूरत बदलेगी भी नहीं क्या? कि ये जो रात है वो लंबी है, ऐसा। फैज़ अहमद फैज़ का I know. अच्छा, चलिए, आपने बोला कि सारी महिलाएं निराश हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, और ये एक हिदायत मैं चाहता हूँ कि आप दें। हम जब ये किताब के बारे में चर्चा हुई और मैं अपने दोस्त, अपने साथी दीपक के पास गया, मैंने कहा कि तुम क्या पूछना चाहोगे अगर पूछा तो उसने कहा कि मैं वो लाइन जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं इस फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ रहूँ, एक एलाई रहूँ, और मैं उसको पेट्रनाइज ना कर रहा हूँ। मैं, मतलब जो पास द माइक जो कहा जाता है, तो वो उसने पूछा कि वो एक सही इंसान से पूछा जाना चाहिए, तो मेरे पास और कोई तो नहीं था अभी, तो अभी के लिए आपको बताना पड़ेगा। थैंक यू दीपक, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, फेमिनिज्म कंटेक्चुअल है, उसकी हिंदी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, बट नारीवाद। कंटेक्चुअल को आप एक ऐसा जानवर समझ लीजिए जो अपने रंग बदलता है, नॉट इन अ बैड। मैं मैरिटल रेप पे जो कह रही हूँ और जो मैं अबॉर्शन केयर पे कह रही हूँ, वो मेरे व्यूज़ से डिफरेंट हो सकता है, निर्भर कर सकता है जब मैं ट्रिपल तलाक के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर जब मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। बात ये नहीं है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कोई रूल बुक नहीं है। फेमिनिज्म की रूल बुक नहीं है, फेमिनिज्म की शाखाएं हैं, हम सब उस शाखाओं में हैं। ग्लोरिया स्टाइनम ने कहा था कि दिस वर्ल्ड इज बिग इनफ टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ फेमिनिज्म। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि मेरा फेमिनिज्म और दीपक का फेमिनिज्म दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आपका फेमिनिज्म मुझे नहीं बता सकता। एक औरत, एक मर्द का फेमिनिज्म मुझे एक औरत होने पे नहीं बता सकता कि ये तुम्हारा फेमिनिज्म है। वो गलत है, ना सिर्फ गलत है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट टेल मी हाउ आई शुड लिव माई लाइफ, यू कैन हेल्प मी, यू कैन मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी। अगर आप एक ऑफिस में हैं,
जो मैंने पहले कहा था, और आपके सामने किसी आपकी फीमेल कॉलीग को कहा जा रहा है कि सैंडविचेस का इंतज़ाम तुम कर लेना, यू कैन बी एन एलाई एंड से क्यों, मैं कर देता हूँ यार। आप एक मेट्रो कंपार्टमेंट में और आपको दिख रहा है कि एक आदमी एक औरत को घूर जाए, पिक्चर्स ले रहा है, आप बीच में खड़े हो जाओ, व्यू ब्लॉक कर दो। अगर आप बहुत, इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरह के एलाई बनना चाहते हो। आप घूसे घूसे मारना चाहते हो और आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में, अरे तूने बहन को कैसे छेड़ दिया, ये करना चाहते हो, या फिर आप जेंटल पोलाइट वेज में भी बहुत कुछ कर सकते हो। बट आई एम सॉरी टू से देयर इज़ नो रूल बुक, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। ट्राई बीइंग अ लिटिल अटेंटिव टू व्हाट शी इज सेइंग। जब आप सुन लेंगे कि वो क्या कह रही है, आप अपना अपने ख्यालात ज़रूर एक्सप्रेस करिए, पर कोशिश करिए कि आप उसकी बात सुने और समझें और बताएं ना कि मुझे तो यही लगता है यार, देन यू नॉट एन एलाई। राइट। अब एक बार जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए 4-5 किताबें बता दीजिए जो उनकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट पर थोड़ी और बेहतर कर सकता है, जो भी आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। आई हैव माई फेवरेट बुक्स, एंड मैंने ये किताब इसलिए लिखी थी क्योंकि मुझे लगा यार इंडिया में तो ऐसी कुछ किताब है ही नहीं, हम क्या करेंगे। नॉट दैट दिस इज़ दैट बुक, बट जस्ट जनरली। एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत है, उसका नाम बहुत मुश्किल है, चिमामंडा अडीची, निगोजे अडीची। बुक का नाम है वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स। लॉरा बेट्स ब्रिटिश ऑथर है, उसकी किताब का नाम है एवरीडे सेक्सिज्म। सैली रूनी की कोई भी किताब पढ़ लीजिए। ग्लोरिया मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ी है तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। वो जो ग्लोरिया स्टाइनम के ऊपर हम लोगों ने भी, मतलब जो कि मैंने रिपोर्ट किया था, तो मैं तब उस प्रोसेस में उनकी किताब मैंने पढ़ी, और मतलब उनका अपना संघर्ष है। लेकिन प्लीज कंटिन्यू, आप बताइए। नो थैंक यू। मारियाना जपाटा एक इराकी कार्टूनिस्ट है, शी इज़ एन इलस्ट्रेटर। किताब का नाम है परसेपोलिस। एंड या सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, निवेदिता मेनन। Shreyana Bhattacharya, Desperately Seeking Shahrukh, the best book of the decade. On that note, ये बहुत ही अच्छा नोट है। ये थी आलिया वजीरी और इनके आज़ाद ख्याल। ये बातचीत आप देख रहे थे ललन टॉप पे। इसे रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे हमारे साथी पंकज और असद ने। शुक्रिया।